वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में अरबों द्वारा सिंध की विजय पढ़ेंगे जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का है। तो शुरू करते हैं। पहले इसका भूमिका जान लेते हैं। तो अरब एवं बाद में तुर्की द्वारा भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अरबों द्वारा धन की लूट के लिए सिंध एवं उसके आसपास क्षेत्रों में आक्रमण किए गए। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद 711 में ही बुंदैल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ। ये दोनों ही आक्रमण असफल हुए। अंततः 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध विजय के बावजूद अरब आक्रमणकारी भारत में उस पर आक्रमण साम्राज्य नहीं बना पाए, जैसा ही कि उस समय उन्होंने एशिया, अफ्रीका, यूरोप के विभिन्न भागों में बनाया था। 712 में अरबों से पराजय तथा आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए नई नीतियां, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकोष, चलुया आदि का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भारत में आगामी 300 वर्षों तक शासन किया। अरब आक्रमण के बाद भारतीय प्रायद्वीप एक लंबे समय अंतराल तक विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा, लेकिन 1000 ईस्वी के आसपास भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण और विभाजन की स्थितियां सक्रिय हो उठी। तुर्कों ने मोहम्मद गजनवी के नेतृत्व में भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय अरबों की अपेक्षा तुर्कों को दिया जाता है। 8वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की राजनीतिक दशा। इस समय देश की कोई सर्वोच्च केंद्रीय शक्ति नहीं थी। भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों का संग्रह था और प्रत्येक राज्य स्वतंत्र एवं सार्वभौम था। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रमुख राज्य निम्न थे, जैसे अफगानिस्तान। अरब आक्रमण के समय अफगानिस्तान में एक ब्राह्मण वंश का शासन था। मुसलमान लेखकों ने इस वंश को हिंदू शाही साम्राज्य अथवा काबुल या जाबुल साम्राज्य कहा है। कश्मीर। 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभवर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की। हेन सांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। दुर्लभवर्धन का उत्तराधिकारी दुर्लभक था, जिसने 632 से 682 ईस्वी तक शासन किया, जिसने प्रतापादित्य की उपाधि धारण की। कश्मीर के शासकों ने ललितादित्य मुक्तापिंड, जो लगभग 724 में सिंहासन पर बैठा, उसका साम्राज्य पूर्व में बंगाल और दक्षिण में कोंकण था। उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक विस्तृत था। वह अपने वंश के प्रतापी शासक था। उसके समय ही सूर्य देवता का लिए मार्तांड मंदिर बनवाया गया। 740 में लगभग उसने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को पराजित किया था। नेपाल 7वीं शताब्दी में नेपाल, जिसके उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में कन्नौज का राज था, हर्ष के साम्राज्य के मध्यवर्ती राज था। अंशुवर्मन ने नेपाल के वैष्णव ठाकुरी वंश की नींव रखी। उसने तिब्बत के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। उसने अपनी कन्या का विवाह तिब्बत के शासक साथ में कर दिया। हर्ष की मृत्यु के बाद तिब्बत और नेपाल की सेना ने चीन के राजदूत वांग ह्युगासे को कन्नौज के सिंहासन का अपहरण करने वाले अर्जुन के विरुद्ध सहायता प्रदान की। कामरूप यानी असम। हर्ष के समय कामरूप में भास्कर वर्मन का शासन था। हर्ष की मृत्यु के उपरांत उसने अपने राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की। यह प्रतीत होता है कि वह अधिक समय तक स्वाधीनता न रह सका। भास्कर वर्मन ने लगभग 650 तक शासन किया। भास्कर वर्मन के बाद उसका वंश समाप्त हो गया। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का ही अंग बन गया। कन्नौज। हर्ष की मृत्यु के पश्चात अर्जुन, एक स्थानीय शासक, ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने चीन के राजदूत वांग ह्युगासे का विरोध किया, जो हर्ष की मृत्यु के उपरांत वहां पहुंचा था। वांग ह्युगासे पुनः असम, तिब्बत और नेपाल के सैन्य सहायता लेकर लौटा। युद्ध में अर्जुन की हार हुई। अर्जुन को बंदी बनाकर चीन ले जाया गया। तत्पश्चात वहीं कारागार में उसकी मृत्यु हो गई।
8वीं शताब्दी के आरंभ में ईश्वरवर्मन कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। अपने पराक्रम से उसने पुनः कन्नौज को अपना अतीत का गौरव प्रदान किया। वह सिंध के राजा दाहिर का समकालीन था। उसके उपरांत कन्नौज पर आधिपत्य के लिए 8वीं शताब्दी में 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य संग्राम हुआ, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। कुछ समय के लिए कन्नौज पर प्रतिहारों का आधिपत्य स्थापित हो गया, परंतु उसके बाद स्थान पाल वंश ने ले लिया। अंततोगत्वा इस युद्ध में प्रतिहारों की विजय हुई। इसके बाद प्रतिहार उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर आए। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य होता था, लेकिन प्रतिहार विजयी हुआ। बंगाल तो बंगाल में गौड़ शासन का शशंक का शासन था, जिसने 600 से 638 ईस्वी तक गौड़ साम्राज्य की शासन किया। इसी समय राजा शशांक का युद्ध हर्षवर्धन से भी चलता रहा। शशांक की मृत्यु के बाद उसके बेटे मानव ने 8 माह तक गौड़ पर शासन किया। शशांक की मृत्यु के पश्चात लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था में तंग आकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने नेपाल के नामक सुयोग सेनानायक को अपना राजा बनाया। गोपाल ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की उसे पाल वंश कहा गया। गोपाल द्वारा स्थापित किए गए पाल वंश ने 12वीं शताब्दी तक राज किया। धर्मपाल, देवपाल, महीपाल इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए। सिंध में रायवंश का शासन था। जब हेनसांग भारत आया, उसने सिंध के शूद्र शासक को पाया। हर्ष ने अपने कार्यकाल में सिंध पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन हर्ष की मृत्यु के उपरांत सिंध स्वतंत्र हो गया। रायवंश का अंतिम शासक राय साहसी द्वितीय था। ब्राह्मण मंत्री चाच ने उसके उपरांत उसके राज पर अधिकार करके ब्राह्मण वंश की नींव रखी। चाच के पश्चात चंदर के बाद दाहिर गद्दी पर बैठा। इसी सिंधी राजा दाहिर सिंध के आक्रमण के समय अरबों का सामना किया। सिंध विजय से अरबों के असफल आक्रमण। सर्वविदित है कि वास्तविक रूप में सिंध के अरबों ने 712 में विजित किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले अरबों ने इस ओर कोई विजय की कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में बम्बई के निकट भट्टा थाना में विजय के लिए एक मुस्लिम नाविक अभियान भेजा गया, परंतु यह असफल रहा। तत्पश्चात भड़ौच और देवल तथा बलूचिस्तान स्थित मकराना में कई आक्रमण किए गए। अंततः 8वीं सदी में प्रथम दशक में सिंध के प्रदेश मकराना को जीत लिया गया। इस अभियान के नेतृत्व इब्बान अल-हरी अल-बहीती ने किया था। अरबों का सफल आक्रमण। अरबों द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 में मुहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। इस आक्रमण से पूर्व घटित घटनाएं को कई इतिहासकार अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण का मुख्य कारण मानते हैं। इन कारणों के प्रमुख है लंका के राजा खलीफा के उत्तरी प्रांतों के अध्यक्ष हज्जाज के पास अपने राज्य के उन मुसलमान व्यापारियों की जिनकी मृत्यु हो चुकी थी अनाथ कन्याओं को भेजा, जिन्हें समुद्री लुटेरों ने सिंध के तट के पास छीन लिया। एक अन्य वर्णन के अनुसार लंका के राजा स्वयं इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और खलीफा के पास सैनिक और मूल्यवान उपहार भेज रहा था। तभी मार्ग में सिंध के तट के पास उन्हें लूट लिया गया। खलीफा ने अपने प्रतिनिधियों को भारत से दासियां और अन्य वस्तुएं को खरीदने के लिए भेजा, जिन्हें दाहिर के राज्य की मुख्य बंदरगाह देवल में पहुंचने पर समुद्री लुटेरों ने उसे लूट लिया। परिणामतः सिंध के राजा दाहिर ने खलीफा से क्षतिपूर्ति की मांग की, किंतु दाहिर ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। अंततः
खलीफा ने सिंध पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। कारण कुछ भी हो, लेकिन वास्तव में अरबों की सिंध विजय का कारण इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और लूट की धनराशि से धनवान बनने का दृढ़ निश्चय था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत पर आक्रमण के पूर्व अफ्रीका, यूरोप विशाल क्षेत्रों को अपने अधीन कर चुके थे। मुहम्मद बिन कासिम के अभियान, देवाल अभियान। मुहम्मद बिन कासिम ने मकराना के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया। 712 में मुहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा और उसे घेर लिया। देवल में दाहिर के भतीजे ने उसका डटकर सामना किया, परंतु छली ब्राह्मणों द्वारा कासिम का साथ दिए जाने के कारण देवल में जल्द ही मुहम्मद बिन कासिम की विजय प्राप्त हुई। नीरून अभियान। देवल में मुहम्मद बिन कासिम नीरून की ओर बढ़ा, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध किए ही अधीनता स्वीकार कर ली। सेहबान अभियान। सेहबान में दाहिर का चचेरा भाई मंझरा शासन कर रहा था। यहाँ भी थोड़े बहुत विरोध के बाद कासिम अधीनता स्वीकार कर ली। रावर अभियान। सेहबन विजय के पश्चात मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध नदी पर राजा दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर इस आक्रमण के चकित रह गया और उसने अपनी सेना के साथ भागकर रवार की शरण ली, जहां दाहिर और कासिम की सेना के बीच 20 जून 712 ईस्वी को भीषण युद्ध हुआ। अंततः युद्ध के दौरान दाहिर की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानबाई की वीरतापूर्वक रावर किले की रक्षा की। जब वह अपनी रक्षा ना कर सकी तब उन्होंने जौहर प्रथा द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की। फिर ब्राह्मणवाद अभियान। यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन कर रहा था। माना जाता है कि ब्राह्मणवाद में मुहम्मद बिन कासिम और जयसिंह की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई। अंततः परास्त होकर जयसिंह युद्ध भूमि से भाग गया। ब्राह्मणवाद के पतन के बाद मुहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाडा देवी और उनकी 2 पुत्रियां सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बनाया। अरोर या अलोरा अभियान। सिंध की राजधानी अरोर या अलोरा की रक्षा के कार्य दाहिर के एक अन्य बेटे के हाथ में था। मुहम्मद बिन कासिम ने अरोर या अलोरा पर आक्रमण कर इसे विजित कर लिया। मुल्तान अभियान। सन 713 ईस्वी आरंभ में मुहम्मद बिन कासिम ऊपरी सिंध के मुख्य नगर मुल्तान की ओर बढ़ा। माना जाता है कि मुल्तान विजय से यहाँ अरबों की अत्यधिक सेना प्राप्त हुआ, जिस कारण मुल्तान को स्वर्ण नगरी पुकारा जाने लगा। सिंध और मुल्तान विजय के पश्चात मुहम्मद बिन कासिम शेष भारत को जीतने की योजनाएं बनाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मुहम्मद बिन कासिम ने कन्नौज विजय करने के लिए अब्बू हकीम की अधीन एक विशाल अश्वारोही सेना भेजी। हालांकि मुहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान के अलावा किसी और क्षेत्र को जीतता इससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मुहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के उपरांत स्थिति। मुहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद भारत में अरबों का राज विस्तार शिथिल पड़ गया। 714 में खलीफा की मृत्यु के बाद दशमिक की आंतरिक अशांति के कारण अरबों की अधीन क्षेत्रों में नियुक्त राजपाल और सरदार धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। खलीफा हिशाम 724 से 743 के समय जुनैन की नियुक्त सिंध के गवर्नर के रूप में हुआ। कालांतर में सिंध के बाहर राज विस्तार के दौरान उसे कई भारतीय राज्यों से परास्त होना पड़ा। भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों अथवा अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। 9वीं शताब्दी के अंत में सिंध के खलीफाओं का नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गया। सिंध में केवल 2 छोटी रियासतें, एक मंसूरा और एक मुल्तान ही अरबों के नियंत्रण में शेष रह गया था। सिंध विजय के प्रभाव। सिंध विजय के प्रभाव के संबंध में लेनपुन ने कहा है कि सिंध को अरबों को विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म के
घटना मात्र ही रह गया। यह एक प्रभाव रहित विजय थी। अरबों ने अपने सिंध निवास के दौरान यह अनुभव किया कि भारतीय अद्भुत योग्यता रखते हैं। भारतीयों को प्रभावित करने के स्थान पर अरब निवासी खुद उनके प्रभावित हो गए। अरब विद्वान ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि शिक्षा ग्रहण की और उसे आत्मसात किया। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में खलीफा मंसूर के समय अरब विद्वान उनके साथ ब्राह्मण गुप्त द्वारा रचित ब्राह्मण सिद्धांत और श्री हर्ष द्वारा रचित खंड ग्रंथ अरब ले गए, जहां भारतीय विद्वानों की सहायता से उनका अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। ज्योतिष ज्ञान का अरबों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। खगोल शास्त्र में भी अरबों ने रुचि ली। शून्य और दार्शनिक पद्धति का ज्ञान सीखकर अरबों ने इसे रोमन साम्राज्य में प्रशासित किया, परंतु 9वीं शताब्दी में गणितज्ञ और अल-ख़वारिज़्म ने इसे अरब को लोकप्रिय बनाया और 12वीं सदी में ईसाई मठवासी एबेलार्ड द्वारा ज्ञान यूरोप पहुंचा और इसे अरब अंक पद्धति नाम से जाना गया। भारत अरब व्यापारिक संबंध में वृद्धि हुई और इसे तब और बढ़ावा मिला जब अब्बासी खलीफा ने बगदाद की स्थापना की। मुल्तान और सिंध में अरबी लोग अस्थायी रूप से रहने लगे और करमतिया नामक एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। अरबों को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने चीन द्वारा अभिकृत कागज, कंपास और कुतुबनामा यानी दिक्सूचक, छपाई खाना, बारूद आदि ज्ञान को यूरोप पहुंचाया। मंदिरों को मंडप की बुर्ज को उन्होंने मस्जिद और मकबरों का बुर्ज बनाकर भारत की कला का अनुसरण किया। मस्जिद में प्रार्थना के गलीचों को नुकीले घुमाव और मेहराब हिंदुओं और बौद्ध को धर्म स्थलों को चिन्ह था। मस्जिद में विष्णु मंदिर के भांति थी। मस्जिदों के प्रवेश द्वार पर मंदिरों को गोपुरम और भारतीय गांवों को द्वारा मिलते जुलते थे। मस्जिदों के मीनारे भारत के विजय स्तंभों की नकल थी। तमाम विशेषताओं के बावजूद यह पूर्णतः खारिज कर देना कि अरबों की सिंध विजय पूर्णतः प्रभाव रहित थी। उचित नहीं है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि अरब आक्रमण से भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हुआ। सिंध में अत्यधिक संख्या में लोगों को धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया गया। अरबों की सिंध विजय एक घटना मात्र क्यों? अरबों की सिंध विजय कोई प्रभावशाली छाप ना छोड़ सकी, जिस कारण कई इतिहासकारों द्वारा इसे मात्र एक घटना माना जाता है। हालांकि सिंध विजय के बाद अरबों को आगे और अधिक असफलता ना मिल पाने के अन्य कारण भी थे, जो समय से पूर्व मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु, यदि वह जीवित रहता तो संभव था कि अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकता था। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के पश्चात उसके साथियों का उत्साह मंद पड़ गया। अरबों को आगे राज विस्तार शिथिल पड़ गया। अरबों द्वारा सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण करने का निर्णय अधूरदर्शी था। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंध काफ़ी निर्धन राज्य था। अंततः अरबों को सिंध विजय के बाद शेष भारत की विजय करने के लिए आवश्यक धन सामग्री प्राप्त न हो सकी। एक अन्य दशमिक की खिलाफत के लिए दो दलों का परस्पर संघर्ष था। 750 ईस्वी में एक क्रांति के परिणाम स्वरूप उमैय्यद खलीफाओं का पतन होने पर अब्बासी लोग सशक्त हो गए। चूँकि सिंध की विजय उमैय्यदों के आरंभ में की थी, लेकिन बाद में अब्बासियों की रुचि न थी। अब्बासियों ने सिंध में अपने अधिकारों को आज्ञा देकर भेजा कि उमैय्यद राज्यपालों और अधिकारियों को उनके पद से हटा दे। कालांतर में आंतरिक अशांति के कारण सिंध के राज्यपाल और सरदार लगभग स्वतंत्र हो गए। अरबों द्वारा भारत विजय के कारण था देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव, सिंध शासक दाहिर की अधूरदर्शिता, मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना, उपयुक्त सभी
अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल अभियान किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? देवल को। किस अभियान के दौरान उस क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी लाड देवी और दाहिर की दो पुत्रियां सुरजा देवी और परमाल देवी को बंदी बनाकर दशमिक में खलीफा के पास भेजा था, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना? यह था ब्रह्मानंदवाद। सिंध की विजय के प्रभाव के संबंध में किसने कहा कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र रही? यह कहा गया लेनपुन के द्वारा। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया है? यह किया गया है कालीला वादिन माँ के नाम से। अरबों ने सिंध में किन दो प्रचलन प्रारंभ किया था? ऊंट पालन और खजूर उत्पादन। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? यह थे अरब के। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 711 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? सन 712 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अरबों की विजय का परिणाम था? यह था हिंदू समाज की मद्यपान और मांसाहार बढ़ जाना। दूसरा कारण था शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति। भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? यह वसूला गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा।